नमस्ते सदावत्सले मातृभूमे। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं एक विषय की। ये इंटरनेशनल पॉलिसी है। हालांकि अभी तक पाकिस्तान के अगेंस्ट में अमेरिका ने कभी ऐसा कोई स्टेटमेंट दिया नहीं। और हम सबको अगर जानकारी हो तो एक विषय और रहा है कि जब यूएनओ में जम्मू कश्मीर का विषय भारत लेकर गया था तो अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज पाकिस्तान के पक्ष में खड़े थे। लीगली तो वो भारत अपने पक्ष में सबको करना चाहता था और लीगली अधिकार भी पूरे के पूरे भारत के थे। इसलिए भारत ने यूएनओ में जो केस जीता या यूएनओ में जो अपना स्टैंड रखा और उससे जो यूएन सीआईपी यूनाइटेड नेशन कमीशन फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान को लेकर जो बयान आए थे, जो निर्णय हो रहे थे, उनमें सब में भारत पॉजिटिव था। सब कुछ भारत के पक्ष में था। फिर भी यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका यानी कि यूएसए नहीं चाहता था कि भारत के पक्ष में जम्मू कश्मीर जाए और जम्मू कश्मीर कहीं ना कहीं विवादित रहे, ऐसा यूके भी चाहता था, यानी कि भारत में बैठा हुआ माउंटबेटन भी चाहता था और उस समय के ये विदेशी कंट्री भी चाहते थे। लेकिन अभी भारत की सिचुएशन कुछ बदल रही है और हम सब जान ही रहे हैं, हम सबको अंदाज़ा होगा कि जो कंट्री स्ट्रांग होता है उसको सब सलाम करते हैं। उस समय पाकिस्तान उनकी ज़रूरत थी। भारत को वो डिस्टर्ब करना चाहते थे, भारत की स्पीड रोकना चाहते थे। भारत की पोटेंशियल के विषय में उस समय ब्रिटेन को भी मालूम था और यूएस को भी मालूम था कि भारत में कितनी पोटेंशियल है और भारत अगर सही मार्ग पर चल दिया। कारण क्या था? कारण ये था कि उस समय 1 रुपया और 1 डॉलर बराबर था, जबकि यूएस यूके की करेंसी थोड़ी ज़्यादा थी। तो जब डॉलर और रुपया बराबर था तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारी करेंसी, हमारी स्टेटस और अमेरिका का स्टेटस बराबर था। लूटने पिटने के बाद जब भारत से ड्रेनेज ऑफ वेल्थ खूब हो गया और हम लूट पिट गए, उसके बावजूद वो सारा का सारा भारत भारत जो है वो डॉलर रुपया के बराबर था। इसका मतलब ये हो गया कि भारत जब स्वतंत्र होगा और यहाँ से लूट खसोट बंद होगी और भारत सही से इकोनॉमिकली अगर चल दिया, भारत को सही से मैनेज कर लिया गया, तो भारत में इतनी पोटेंशियल है कि वो विश्व के उस पायदान पर बहुत कम समय पर, अगर उस समय सही से हमारी पॉलिसी बनी होती तो 10 से 15 साल की अल्प समय में भारत वहाँ पर पहुँच सकता था। लेकिन ऐसा ना यूके चाहता था, ना ही अमेरिका चाहता था और ना ही यूरोपियन कंट्री चाहते थे। इसलिए जो हमारा केस यूएनओ में गया, यानी कि यूनाइटेड नेशन कमीशन फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान पर गया या मैं कहूँ सिक्योरिटी काउंसिल पर गया, तो ये मोस्टली देश पाकिस्तान के पक्ष में खड़े थे क्योंकि वो भारत को डिस्टर्ब करना चाहते थे। और दूसरी एक और ख़ास बात थी कि अफ़गानिस्तान से जम्मू कश्मीर का सीधा बॉर्डर लगता था। वो हिस्सा जो पाकिस्तान के कब्ज़े में है, जो इल्लीगल ऑक्युपाइड है, वहाँ से वो गिलगिट बाल्टिस्तान के रास्ते से वहाँ पर जाता है। इसलिए ये जो सीज़ फायर किया गया, लाइन ऑफ कंट्रोल बनाई गई और जो कुछ भी वहाँ चला, वो एक बड़े बड़े पॉलिसी वर्क था यूरोप और पश्चिमी देशों का या पश्चिमी देशों का। लेकिन भारत लुटपिटा लुटा-पिटा भारत तब भी ठीक था। बाद में 70 वर्ष की जो सरकार बैठी, वो सरकार उभर नहीं पाई या सरकार की पॉलिसियाँ गलत रही हों, सरकार फ्री बाँटने के चक्कर में रही हो, सरकार विदेश नीति नहीं जानती हो, सरकार अपने आप को एस्टेब्लिश नहीं कर पा रही हो, वो अलग बात है। पहली बार सर्वाइवल भारत में वाजपेयी के समय पर शुरू हुआ और अटल बिहारी वाजपेयी ने कर्जे निपटाए, आईएमएफ में अपने फंड बढ़ाए, फॉरेन करेंसी भारत में बढ़ाई और दुर्भाग्य से वो भी 2004 में चले गए। तो 2004 से 2014 की जो सरकार बैठी, उसने भारत को उस गर्त में ले जाकर खड़ा किया कि भारत का उभरना मुश्किल था। सौभाग्य हमारा है कि 2014 में भारत में ऐसी सरकार बैठी जिसने इकोनॉमिकली भारत को स्ट्रांग किया, विदेश नीति के मामले में भारत में काम हुआ और पूरे विश्व को ये बताया कि हम भी हैं। अभी हालांकि वो सिचुएशन भारत की नहीं है, लेकिन फिर भी ये बात सिद्ध हो चुकी है आईएमएफ के स्टेटमेंट से, ये बात सिद्ध हो चुकी है एफएटीएफ के स्टेटमेंट से, ये बात सिद्ध हो चुकी है आईबीआरडी के स्टेटमेंट से, ये बात सिद्ध हो चुकी है एशिया डेवलपमेंट बैंक या मूडी जैसी संस्थाओं के रेटिंग से
कि भारत अब रुकने वाला नहीं है। भारत का ग्रोथ रेट संसार के ग्रोथ रेट से लगभग 2.5 गुना और संसार के जो सबसे ग्रोइंग कंट्री हैं जैसे चाइना है, उसका 2 गुने से अधिक स्पीड में भारत चलने वाला है। भारत बहुत जल्दी $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी होने जा रहा है। ऐसा अनुमान देखते हुए, भारत की आबादी देखते हुए, भारत की पॉलिसी देखते हुए, भारत के फॉरेन अफेयर्स देखते हुए और भारत में एक दृढ़ सरकार को देखते हुए पूरे विश्व को अब ये लग रहा है कि भारत के बगैर उनका काम कम चलेगा और भारत के बगैर वो कहीं न कहीं बैक फुट पर रहेंगे। इसीलिए यही कारण है कि अब अमेरिका जो कभी पाकिस्तान के पक्ष में खड़ा होता था आज से 8-10 साल पहले खुलकर, धीरे से ओबामा के टाइम पर मोदी जी के साथ संपर्क हुआ, मोदी जी ओबामा की तरफ आकर्षित हुए, ओबामा भारत की तरफ आकर्षित हुआ। लेकिन होता क्या था कि पहले जब भारत आकर्षित होता था, तो फिर होता ये था कि वो पॉलिसी बताते थे और हम चलाते थे। लेकिन इस बार हुआ उल्टा कि भारत ने अपना रुख रखा और अमेरिका को अपनी पॉलिसी चेंज करनी पड़ी। अब उसका परिणाम क्या होता है कि तमाम तरह के थिंक टैंक जो इन कंट्रियों में चलते हैं या किसी कंट्री में चलते हैं, वो अपनी रिसर्चें देना शुरू कर देते हैं, वो अपनी बात करना शुरू कर देते हैं। ऐसी ही एक बात हमारे पास कल एक रिसर्च आई और वो रिसर्च बाल्टीमोर पोस्ट एग्जामिनर की रिपोर्ट है, जो अमेरिका का एक थिंक टैंक है। अमेरिकन सरकार को भी वो अपनी अथॉरिटी देता है। उसने कहा मदरसों के जरिए पाकिस्तान भारत में आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। कहाँ मदरसे हैं? पाकिस्तान में नहीं, भारत में उपस्थित मदरसों के जरिए वो भारत को डिस्टर्ब करना चाहता है। भारत में लगभग 40,000 मदरसे हैं जो बड़ी संख्या में आतंकी पैदा करते हैं। यही नहीं, पाकिस्तान की कश्मीर नीति अब भी सेना के ही नियंत्रण में है, यानी कि पाकिस्तान की सेना में के नियंत्रण में है। यही वजह है कि पाकिस्तान में कोई विशेषज्ञ आतंकवाद खत्म करने पर कभी बात नहीं करता। अमेरिकी थिंक टैंक बाल्टीमोर पोस्ट एग्जामिनर ने अपनी रिपोर्ट में पूरा दावा किया। उन्होंने बताया कि पीएम शहबाज शरीफ बैठ तो गए हैं, लेकिन सेना को खुश करने के लिए ही उन्होंने भारत के साथ जो स्टेटमेंट दिया, हम भारत के साथ अच्छे रिश्ते चाहते हैं, लेकिन स्थायी शांति कश्मीर विवाद के समाधान के बिना संभव नहीं, सेना को खुश करने के लिए। अब आगे उन्होंने कहा कि नदियों के पानी के कब्जे के लिए कश्मीर हथियार आया था। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। वो अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन वो आतंकवाद नहीं बता पा रहे हैं। कहते हैं कि नदियों, चूंकि वो कहते हैं कि पश्चिमी पाकिस्तान में पानी की जो आवश्यकता है वो कश्मीर से पूरी होती, इसलिए इन्होंने कश्मीर पर हमला किया था। मैं उसको दूसरे शब्दों में कहता हूँ, क्यों? क्योंकि मैंने वो माउंटबेटन की फाइल पढ़ी है, जिसमें माउंटबेटन अपने प्राइम मिनिस्टर को साप्ताहिक जो फोर्टनाइट चिट्ठी लिखता है, उस चिट्ठी में वो लिखता है, कहता है कि जिन्ना या इस तरह की रिसर्चें सामने आई जो कहती हैं कि जिन्ना भारत में ये कहता है कि या तो हमको दे दीजिए, क्योंकि आपने हमसे, हमारे लोगों से लिया था, हिंदुस्तान हमको कब्जा दीजिए, या फिर हमको अलग एक टुकड़ा दे दीजिए जिससे कि हम भारत को हथिया सकें। तो पाकिस्तान का निर्माण इसी बुनियाद पर हुआ था कि जिन्ना को कुछ जगह दे दीजिए। जिन्ना लगातार हिंदुस्तान को डिस्टर्ब करता रहेगा और हिंदुस्तान को जितना डिस्टर्ब जिन्ना करेगा उतना ही यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए अच्छा है, उतना ही यूके के लिए भी अच्छा था। और भारत को, उसका मानना था कि भारत को हम कब्जा कर लेंगे और हम फिर मुगलिया शासन भारत में स्थापित कर लेंगे। इसलिए उसको लगा कि जम्मू कश्मीर एक ईजी टारगेट है, क्योंकि नेहरू और माउंटबेटन दोनों ही चाहते थे कि किसी तरह से जम्मू कश्मीर चला जाए पाकिस्तान, और नहीं चला जाए तो बफर स्टेट बन जाए एटलीस्ट। लेकिन इसी वजह से वो एक्सेशन की जो कार्रवाई है वो पूरी नहीं हो पा रही थी और अपनी पॉलिसी के लिए जिन्ना ने हमला कर दिया और भारत के जम्मू कश्मीर के उस पोर्शन को, जिसको यूके चाहता था, जिसको अमेरिका चाहता था कि भारत कट ऑफ हो जाए एशिया से, वो उसने कर दिया। लेकिन जिन्ना उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, जिन्ना की जो पॉलिसी थी वो दारुल इस्लाम बनाना था, गजवाए हिंद करना था। ये कहते हैं कि वो पानी के लिए था, वो इस बात से मैं सहमत हूँ। लेकिन इस बात से मैं सहमत हूँ कि पाकिस्तान की जो पॉलिसी है वो 1956 के बाद, मैं कहता हूँ 1947 से ही पीओके में धार्मिक और नस्ली संतुलन बिगड़ना उन्होंने शुरू कर दिया था। चीन ने उनका साथ दिया था। पाकिस्तान का इकलौता साथी चीन है।
चीन चाहता था कि भारत कश्मीर मुद्दे पर उलझा रहे और तिब्बत और शिनजियांग में उसकी अवैध व गैर कानूनी गतिविधियां ध्यान न दे। मुझे लगता है कि ये जो उन्होंने बताया, साथ में उन्होंने ये भी कहा, ये इसी रिपोर्ट में वो आगे कहते हैं कि जो यूएनओ में हुआ, यूएनओ की बात गिलगिट बाल्टिस्तान को लेकर जो भी सुरक्षा परिषद ने कहा था, वो बात पाकिस्तान ने उस समय स्वीकार नहीं की और पाकिस्तान ने कभी वो क्षेत्र नहीं छोड़ा। हुआ क्या था मैं आपको बताऊं कि यूएनसीआईपी जब बैठा और भारत पाकिस्तान के बीच में वार्ता हुई और यूएनसीआईपी ने अपनी रिपोर्ट दी, तो यूएनसीआईपी ने ये कहा कि भाई पाकिस्तान ने इलीगली उसको ऑक्यूपेशन करके रखा, जबकि पाकिस्तान यूएनसीआईपी के सामने ये कह रहा था कि साहब ये कबायली हैं, हमारे नहीं है। लेकिन यूएनसीआईपी ने ये कहा ये कबायलियों के भेष में पाकिस्तानी आर्मी है और जिसने इस क्षेत्र पर कब्जा करके रखा है। इसलिए चूंकि नेहरू प्लेबिसाइड करवाना चाहते हैं, लोगों से रायशुमारी करना चाहते हैं, इसलिए आपको ये क्षेत्र छोड़ना होगा। जब आप इस क्षेत्र को छोड़ देंगे तो नेहरू जी उस पर रायशुमारी करवाएंगे। पाकिस्तान ने ये बात कभी स्वीकार नहीं की। लेकिन जब ये निर्णय लिया गया कि पाकिस्तान डिस्कलेट करेगा, पाकिस्तान उस क्षेत्र को छोड़ेगा, तो अच्छा काम ये हुआ कि भारत सरकार ने कुछ चिट्ठियां यूएनसीआईपी से की थी। यूएनसीआईपी से भारत ने पूछा कि आप मुझे ये बता दीजिए कि पाकिस्तान के जाने के बाद इस पर कब्जा किसका होगा, तो उन्होंने कहा भारत का होगा। हमने कहा मिनिमम फोर्सेस किसकी होंगी, तो उन्होंने कहा भारत की होंगी। हमने प्लीबिसाइड किसके संरक्षण में होगा, तो उन्होंने भारत के उसमें होगा। तो हमने कहा एडमिनिस्ट्रेशन किसके हाथ में होगा, तो उन्होंने कहा भारत के हाथ में होगा। हमने कहा कि उस पर शासन व्यवस्था कौन सी लगेगी, तो उन्होंने कहा भारत की लगेगी। लेकिन पाकिस्तान ने कभी वो क्षेत्र छोड़ा नहीं, इसलिए हम उस पर प्लीबिसाइड नहीं करवा पाए। नतीजा निकला कि हमने प्लीबिसाइड से बड़ा काम किया, दूसरा तरीका अपनाया और वहाँ पर प्रॉपर एक चुनाव करवाया और चुनाव करवाकर शेख अब्दुल्ला की सरकार बैठी। फिर वहाँ के लोकल असेंबली से वो अप्रूवल, जो कि भारत ज़बरदस्ती लेना चाहता था, कोई कारण नहीं था, कोई कोई लीगली बाउंडिंग नहीं थी, क्योंकि जम्मू कश्मीर के महाराजा ने जिस समय एक्सेशन कर दिया था उस समय वो लीगल बाइंडिंग खत्म हो गई। 562 रियायतें सेम तरह से एक्सेशन किया था। 562 रियायतों ने जब अधिमलैंड कर दिया था तो इसमें कोई समस्या नहीं थी, क्योंकि एक ही इंस्ट्रूमेंट पर सबने साइन किए थे। लेकिन फिर भी नेहरू ने उदारता दिखाते हुए ये शेख अब्दुल्ला को हीरो बनाने के उद्देश्य से या शेख अब्दुल्ला के माध्यम से उसको फिर से असेंबली से अप्रूवल दिलवाया था कि भाई असेंबली से भी एक बार अप्रूवल दे दो कि कोई हमें समस्या नहीं है, हमने एक्सेशन किया हुआ है। ये बात नेहरू जी ने जबरन, या मैं कहूं कि उससे बड़ा काम जो प्लेबिसाइड होता उससे बड़ा काम कर दिया था कि हाउस बनाकर, हाउस में चुनाव करवाकर, चुनाव के बाद उससे अप्रूवल दिलवाकर, और ये अप्रूवल से मतलब उससे संस्तुति दिलवाई और ये कहा था कि हमें एक्सेशन से कोई समस्या नहीं, हमारा एक्सेशन भारत के साथ हो गया है। इसलिए 1956 में चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू कश्मीर बन गया था, अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू कश्मीर 1956-57 में बन गया, तो फिर पाकिस्तान ने इस तरीका अपनाया कि पीओके में धार्मिक उत्माद और नस्ली संतुलन फैलाया जाए, जिससे कि उस क्षेत्र से भारत में आतंकवादी भेजे जा सके और आतंकवादी गतिविधियां भारत में चलाई जा सकें। मुझे लगता है कि इन परिस्थितियों में भारत ने जो भारत के पक्ष में जो अमेरिकी थिंक टैंक बोला है, वो तो मुझे लगा कि आपको ये सूचना दूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।